हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज फिर आपके लिए जो है 25 नंबर का है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए यहां से आज करवाने वाले हैं, आज पूरा हो जाएगा 67 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको जो है प्रोवाइड कर चुके हैं 68 और 69। अगर हमारा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके जा करके हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करवाने वाले हैं 126 से, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए और वो देख ले कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। खास करके 69 और 68 जरूर देखें, 67 जरूर देखें, क्योंकि यह यहाँ से क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछ दिया जाता है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाएंगे। आज यहाँ पर है जो करेंट अफेयर से संबंधित है कुछ टॉपिक, उसका टॉपिक को हम करेंगे, साथ में साथ न्यू जो है करेंट अफेयर उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसी के जैसा उसी पैटर्न पर हम अपडेट भी करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। अब देखिए राजस्थान के बारे में उस समय पूछा गया था 67 में, तो राजस्थान के उस समय कालराज मिश्र था और उत्तर प्रदेश की बनंदीबेन पटेल और पश्चिम बंगाल के सतपाल मलिक नहीं थे, गुजरात के फागू चौहान हुआ करते थे। तो 1 और 4 इसमें जो है सही था, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 126 का डी चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा, 126 का माफ कीजिएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 उत्तर प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर 126 का आपका डी चला जाएगा। तो दोनों ए वाला नहीं था, माफ कीजिएगा। तो चलिए 1 और 2 हो जाएगा, लेकिन अभी अब ये तो पहले वाला था, अभी फिलहाल जान ले कि जो करेंट अफेयर अभी का है, तो अभी का जो बदल गया है, राजस्थान का कौन हो गया है, तो राजस्थान का हो गया है श्री हरिओम किशन राव बागड़े हो गया है। तो इसको याद रखिएगा, हरिमाऊ किशन राव बावड़े। तो ये आपका जो है राजस्थान का राज्यपाल हो जाएगा, ऐसा पूछ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का वही है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश का चेंज नहीं हुआ है, वही है, सिर्फ राजस्थान का चेंज हुआ है। साथ में बंगाल का भी है, वही है आनंद बोस है, बंगाल का भी चेंज सतपाल मलिक में नहीं होगा, आनंद बोस कर लीजिएगा इसको करंट में। गुजरात का भी चेंज हो गया है, गुजरात का जो है अभी है फिलहाल में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। 127 नंबर में कहा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। देखिए 2022 का है, लेकिन हम आपको 2024 या 2023 का अपडेट कराएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो उस हिसाब से जो 2022 के अनुसार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन अभी हम 127 की बात करें तो 2023 और 2024 दोनों बताएंगे। तो 2024 में जो जारी किया गया था युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। 2024 भी सुन लीजिए, 2024 दो संस्था मिलकर के किया है इस बार रिपोर्ट तैयार यूथ इन इंडिया का, तो वो है ILO और IHD दोनों मिलकर किया है। तो 2023 और 2024 दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला 29 में लेके चलेंगे आपको, 128 में चलेंगे। 128 में कहा है कि खबरों में रहा नजर आने वाली एल्वा वेलिन, बालरिवन, श्रेया अग्रवाल और रश्मिता किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल का तो नहीं है, लेकिन निशानेबाज से कभी पूछ देगा कि बताइए कि श्रेया अग्रवाल कौन से खेल खेलता है, तो आपको निशानेबाजी, तो ये तो आपका चलेगा। चलिए 28 नंबर के बाद 129 नंबर में लेके चलते हैं। 129 नंबर में कहा गया है आपके कि हाल ही में से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। तो उस समय जो सौंपा गया था 129 नंबर में, तो उसका जो था स्मृति ईरानी था, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अभी करंट डाटा आपका बदल गया है, अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की बात करें तो अभी किरण रिजिजू है ना, किरण रिजिजू है वही। अब अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो अब ये बाल विकास मंत्रालय इनको दिया गया था, लेकिन अब इनका भी चेंज कर दिया गया है, इनके जगह पर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे, ये सब नया डेटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है
29 के बाद 30 नंबर में लेके चलते हैं। चलिए देखिए 30 नंबर में आपसे पूछा गया है आपका कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। देखिए जब राष्ट्रपति के साथ चुनाव हो रहा था तो एक पार्टी और था इनके संबंध में जो इनका प्रतिद्वंदी था, तो वो किसको हराकर जो है द्रौपदी मुर्मू बने थे, वही को इस बार पूछा गया कि उम्मीदवार कौन थे यूपीए का उम्मीदवार। तो उस समय जो थे यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा को हराकर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बने थे 15वें राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का, 131 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 131 नंबर में पूछा गया है कि अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड, इसको हिंदी में कहा जाता है रेत की समाधि, के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। तो उस समय देखिए 2022 में जो मिला गया था तो वो मिला गया था आपको गीतांजलि श्री को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आपको 2023 या 24 का याद रखना है, तो 2024 की देख लीजिए। 2024 में जो मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो भी एक महिला को ही मिला है जिसका नाम है जेनी एर्पेनवेक। ये जर्मनी के हैं और ये लेखिका है। इनका जो है बुक था कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ एक और जो अनुवादक थे उनको भी दिया गया है, माइकल हाफमैन को। तो दोनों याद रखिएगा, अगर लेखिका पूछे तो आपका हो जाएगा जेनी एर्पेनवेक जिसका किताब था कैरोस, और अनुवादक का अगर पूछे तो हो जाएगा माइकल हाफमैन। तो ये दोनों को मिला है 2024 में, तो इसको याद रखिएगा। 131 के बाद 132 नंबर में लेके चलेंगे। 132 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार में किसी 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया था 2022 में। लेकिन अभी अब देखें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो था 17वां था, यानी इससे पहले जो है 69 को मिल चुका था। इस बार जो 2024 में मिला है 17वां, वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है 8 अक्टूबर को। याद रखिएगा, ये 8 अक्टूबर को मिथुन दा को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 32 के बाद 33 नंबर में चलते हैं लेकर आपको। 33 नंबर में क्या पूछा गया है? 33 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो देखिए 2021 और 22 के लिए कह रहा है, तो शहरीकरण का स्तर जो था 15.3% था। ये सही ऑप्शन है। लेकिन आपको पढ़ के जाना है 2023 और 24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है तो उसमें जो है शहरीकरण का स्तर जो है 17.1% रखा गया है। याद रखिएगा 17.1%। चलिए 33 के बाद 34 नंबर में चलते हैं। 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था उस समय 67 के अकॉर्डिंग, तो मनोज तिवारी थे। 134 का आपका क्या हो जाएगा? 134 का सी हो जाएगा, मनोज तिवारी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, बी हो जाएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था तो वो मनोज तिवारी। लेकिन अभी अगर बात करें 2024 में, तो 2024 में आपका जो हो जाएगा मैथिली ठाकुर हो जाएगा। 2024 में याद रखेंगे, पुराना डेटा पहले वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे 135 नंबर में। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर की ऊंचाई मूर्ति की है, उसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो देखिए किया जाएगा तो वो सीतामढ़ी में किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका अभी उस टाइम के लिए है, लेकिन पूछ सकता है इस बार भी, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो पहली बार है जो माता सीता की प्रतिमा लगाई गई है 251 मीटर को, कहाँ? सीतामढ़ी में। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक भी है, पुराना है तो भी आप इसे याद रखेंगे। 135 के बाद 136 नंबर में लेके चलेंगे आपको। देखिए 136 नंबर में क्या कह रहा है? 136 नंबर में कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है बिहार के राज्यपाल। देखिए यहाँ पर आपको फिर से दिया गया है राज्यपाल के बारे में, तो आपको याद रखना है। चलिए देख लीजिए 136 नंबर में बिहार के राज्यपाल कह रहा है, तो उस समय जो था फागू चौहान था, ठीक है ना। उस समय जो था फागू चौहान था। अब बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उस समय संजय करोल थे। बिहार के मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार जी थे, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो थे वो थे श्री HR निवासन। लेकिन अभी जो है कुछ डेटा बदल गया है, इसको याद रखेंगे। अभी अगर याद करेंगे बिहार के राज्यपाल, तो
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है वर्तमान में। उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश भी बदल चुके हैं, विनोद चंद्रन है अभी। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री तो वही हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त भी यही हैं। तो ये नीतीश कुमार और श्रीनिवासन जी नहीं बदले हैं। बाकी हाईकोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं, संजय आर्लेकर, और राज्यपाल बदल गए हैं आर्लेकर। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखें तो पहले वाला आंसर जो है 136 का तो बी हो जाएगा। 136 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 137 में, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। किससे संबंधित है ऑपरेशन प्रहार? तो देखिए बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है शराबबंदी के लिए लाया गया था, क्योंकि शराबबंदी की बहुत शिकायत आ रही थी, उसके लिए जो है ऑपरेशन लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये 2016 में लाया गया था, याद रखिएगा 2016 में। चलिए उसके बाद बिहार से और क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो 138 का डी हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता गया था। लेकिन कुछ इधर में देख लीजिए कि फिलहाल चर्चा में जो रहा है खिलाड़ी बिहार का, तो अपराजिता मिश्रा रही है, जो मुजफ्फरपुर की है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई है। और उन्होंने जॉर्जिया में जो है बुश चैंपियनशिप इंटरनेशनल जो हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीती है। तो इसको याद रखना है, अपराजिता मिश्रा को, मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गई, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 138 के बाद 139 में लेके चलेंगे आपको। 139 में आपको पूछा गया है कि हाल ही में से बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रेसिंग स्टेशन खोला गया है? देखिए बर्ड रेसिंग का मतलब होता है पक्षी आपके पास है, पालतू बनाते हैं, तो आपको रेसिंग करवाना है। तो ऐसा करवाया गया है आपको भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 139 का डी। इस बार अगर हम बात करें तो इस बार नहीं करवाया गया है 100, तो सिर्फ जान लीजिए कि बर्ड रेसिंग बिहार में कहाँ होता है, तो पूछ सकता है भागलपुर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 140 नंबर में। 140 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू की? बिहार में किसने शुरू किया था? तो बिहार में शुरू किया गया था 140 का बी हो जाएगा आपका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संरक्षण के लिए शुरू किया गया था योजना, गिद्ध संरक्षण योजना। लेकिन अगर भारत में पहली बार कहें तो एशिया में या फिर भारत में सबसे पहला संरक्षण परियोजना जो किया गया था गिद्ध के लिए, वो था आपका पंचकुला, हरियाणा में 2001 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहली बार पूछेगा तो 2001 में पंचकुला हरियाणा में गिद्धों के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए जो है शुरू किया गया था परियोजना। और ये एशिया का भी पहला है। लेकिन बिहार में पूछेगा तो टाइगर रिजर्व। लेकिन इस बार 2024 में गिद्ध संरक्षण से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, जिसके कारण आपको नहीं बताया जा रहा है। चलिए 141 के लिए देखिए, सुनंदिनी कार्यक्रम बिहार में संबंधित है। ये सुनंदिनी कार्यक्रम का संबंध है तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से है। चलिए 142 नंबर में देखेंगे। 142 नंबर में क्या पूछा गया है? 142 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए, करा जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो देखिए उस समय जो 2022 में पूछा गया था वो जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी देख लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन कहाँ गोली चला है, तो अमेरिका के जो है राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 ईस्वी को इन पर गोली चली थी। कब गोली चली थी? रैली में। कहाँ रैली हो रहा था? तो रैली हो रहा था पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में हो रहा था। तो वहाँ पर इनके पास गोली चली थी और इनको थोड़ा सा छूकर कान के पास से निकल गया था। तो ये भी घटना याद रखेंगे, 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 143 नंबर में चलते हैं। 43 नंबर में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें से पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में पहली बार महासभा में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये हो सकता है इस बार भी पूछ दे, क्योंकि इसके बाद अब कोई भाषा का यूज नहीं किया गया है, तो हो सके पुराना वाला ही पूछ दे उठा के, तो हिंदी याद रखिएगा। चलिए 144 नंबर में देख लीजिए,
144 नंबर में आपसे पूछा गया है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों की चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो 144 का आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद था, ऑप्शन नंबर ई 2022 के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी फिलहाल डेटा इसका जान लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध का जो हो चुका है 1000 दिन से भी अधिक पूरे हो चुके हैं, 1000 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है इस युद्ध का, कोई निर्णय नहीं निकल कर आया है। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुआ था 22 से 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, याद रखिएगा 22 से 24 फरवरी के बीच फरवरी में और 2022 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 के बाद 45 नंबर में देख लीजिए क्या है। 45 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, 45 नंबर में देख लीजिए। 45 नंबर में है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला। देखिए जब 2022 में शुरू हुआ था फरवरी में युद्ध, देखिए यहाँ साफ दिया हुआ है 2022 में फरवरी में, तो युद्ध प्रभावित से वहाँ बहुत सारे भारतीय जो है मेडिकल करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चालू किया था और उस ऑपरेशन का नाम पूछ दिया है, तो उस ऑपरेशन का नाम था गंगा। तो इसको याद रखेंगे। अगर हम ऑपरेशन मैत्री की बात करते हैं तो ये भी जान लीजिए ऑपरेशन मैत्री कब चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था 2015 में। नेपाल में भूकंप आया था, तो भारत अपने पड़ोसियों की अच्छे ख्याल रखता है, जिसके कारण से उसकी सहायता देने के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। चलिए ऑपरेशन विजय भी जान लीजिए। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, तो 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध जब हो रहा था तब दुश्मनों को खात्मा करने के लिए जो है चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन विजय। उसके बाद एक और याद रखना है, ये तो विजय हो गया है, अभी हाल फिलहाल 2024 में जो एक ऑपरेशन चला है अजय नाम है, ऑपरेशन अजय। तो इसमें क्या हुआ है अजय में, तो इसमें जो हुआ इजराइल के साथ हमसा के साथ युद्ध हो रहा है, तो जो वहाँ भारतीय फंसे हुए थे तो ऑपरेशन अजय के माध्यम से है जो उनको निकाला गया था। तो याद रखिएगा इजराइल और हमास के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो है ऑपरेशन अजय चलाया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। गंगा ऑपरेशन आप समझ चुके हैं। ऑपरेशन एक बचा हुआ है आपका ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक भी शुरू किया गया था 1990 ईस्वी में। ऑपरेशन 1990 ईस्वी में आतंकवादी घटना बहुत अधिक घट रही थी, तो इससे निपटने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन रक्षक, ताकि इससे निपटा जाए और भारतीयों को सुरक्षित रखा जाए। तो ये सभी ऑपरेशन आपको याद रखना है, खासकर एक अजय याद रखना है जो इजराइल और हमास के बीच हुआ था, उसमें भारतीय फंस गए थे, उसको निकालने के लिए चलाया गया था। चलिए उसके बाद 145 नंबर में आपको लेकर चलते हैं हम। 145 हो गया है, 146 नंबर में लेके चलेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए थोड़ा इधर ही होगा क्वेश्चन। चलिए 145 के बाद 146 में यहाँ देखिए है 146 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में से चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए चीन का जो ये रवैया रहा था विस्तारवादी का, कहीं पर भी पैर पसार देता, कहता है हमारा जमीन है, समझ गया। तो ये जो है सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य कह रहा है मेरा ही है। तो इस सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, इसी यही वाला पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भूटान में है। 146 का ए हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ अभी और देखें तो अभी और भी इसमें है, जैसे आपका नेपाल अभी पूछ सकता है नेपाल में कौन सी वन्यजीव अभयारण्य है, तो चितवन वन्यजीव अभयारण्य जो है नेपाल में है, तो इसको याद रखिएगा चितवन। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 के बाद 47 नंबर में लेके चलेंगे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपडेट कर देंगे हम आपको, आप यहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा 100%। क्योंकि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था। देखिए अधिकतर इसमें जो है लड़के मारे थे जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर बाद में जो है दिल्ली में इसका बैठक हो गया था, तो आयोग ने भी जम्मू कश्मीर ही दिया था 2023 में जो हुआ था बैठक G20 का, लेकिन उसके बाद फिर बदल करके दिल्ली कर दिया गया था। अगर अभी भी पूछ दिया जाए कि 2023 में G20 का बैठक कहाँ हुआ था तो दिल्ली मारना है आपको, अभी करंट में अगर पूछ दे तो। लेकिन 2024 में अगर पूछे तो 2024 में अभी बता देते हैं आपको, ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरो में हुआ है ना। इसकी अध्यक्षता जो थे वहाँ के ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे
लूला दा सिल्वा, उसी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ G20 शिखर संपन्न हुआ ब्राजील में। तो ब्राजील याद रखिएगा 2024 में, और उसमें भारत के रूप से प्रतिनिधि किए थे मोदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 के बाद 48 नंबर में चलते हैं। 48 नंबर देख लीजिए। 48 नंबर में क्या कह रहा है? 48 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 48 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 69 का अगर देखें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले को ही क्वेश्चन रहेगा, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए पहला नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए करते हैं। गलत जवाब दिया हुआ है। सिर्फ आत्मरक्षा के लिए अपने नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं उसको शांति मुहैया कराना भी इनकी जिम्मेदारी है, तो ये तो करते नहीं हैं, तो ये आपका गलत हो गया है। चलिए कह रहा है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है आपका। साथ में कह रहा है कि आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। देखिए हाँ, अमेरिका जो है इसमें पैसा खूब लगाता है शांति पांति में, और वो भी कहाँ, यूएनओ में लगाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं का रहता है। उसके बाद चाइना का रहता है, फिर भारत का भी है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है। ये 2022 का है, तो 149 का आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इजराइल के साथ हुआ था। लेकिन इस बार अगर बात करें तो 2024 में भारत UAE के बीच जब वार्ता हुआ 2024 में, तो दोनों देशों ने कहा कि हम लोग व्यापार करेंगे तो व्यापारी शुल्क में रियासत बरतेंगे, क्योंकि जो है दोनों देशों के बीच UAE और भारत के बीच जो है 48 अरब डॉलर का भी फिलहाल व्यापार होता है, लेकिन इसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है और हस्ताक्षर किए हैं दोनों देश ने। तो इसको याद रखिएगा, पहले जो होता था व्यापार 48 अरब डॉलर था, अब जो हस्ताक्षर किया कि हम लोग जो है व्यापार करेंगे और उस शुल्क में रियासत देंगे दोनों देश एक दूसरे को, और उस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। तो ये समझौता हुआ है अभी 2024 में भारत और UAE के बीच में। चलिए 149 के बाद 150 नंबर में लेके चलते हैं। 150 नंबर में आपसे पूछा गया है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया था? ये 2021 में लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अभी फिलहाल कोई और इसके साथ जो है कोई और दूसरा देश नहीं लॉन्च किया है। जैसे ही करेगा हम आपके सामने तुरंत उपस्थित होंगे बताने के लिए। तो इसी के साथ आपका 150 नंबर का पूरा हो चुका है। ये 6 पार्ट था आपका 67 BPSC का, जो कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो जो आपका आएगा 66 का आएगा, क्योंकि हम आपको करवाने वाले हैं 64 तक कम से कम देख कर जाइए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा जो आप देने वाले हैं 70 BPSC में। तो और साथ में करेंट अफेयर पर बहुत ध्यान दें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स पर देने की ज़रूरत है। तो ये सब को देखते रहें और अपना एक सीट पक्का जरूर करें, क्योंकि इस बार जो सीट है काफ़ी अच्छी सीट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले फिर गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे वीडियो तो देखते हैं आप लोग, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर नहीं लाइक करते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करवा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है, हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।